आज से 41 साल पहले सन 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात पूरी दुनिया की औद्योगिक इतिहास की सबसे डरावनी व बड़ी दुर्घटना यानी भोपाल गैस त्रासदी घटी, जिसने भोपाल का इतिहास कुछ इस तरह से लिख दिया कि उसमें सिर्फ दुख और दर्द ही नजर आता है। 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आज भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। सरकारें बदलती रही, अदालत में सुनवाई चलती रही, पर न्याय के लिए संघर्ष आज भी जारी है। कोई भूल नहीं सकता सर्दी की वो रात जब रजाई में सो रहे थे लोग। तभी अचानक से लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा। रात करीब 1 बजे पुराने भोपाल में एक सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद तो मानो वहां अफरा तफरी मच जाती है। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भागने लगा। पुराने भोपाल में मानो मौत सड़कों पर नाच रही थी। किसी को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। यहां तक कि सरकारी अमला भी कुछ समय के लिए हतप्रत रह गया, और जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर की शक्ल में कहर यूनियन कार्बाइड से बरस रहा था। इस जहर का असर कहां तक था और कितना था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। बदहवास लोग इस जहर से बचने के लिए जितना भाग रहे थे, मौत उतना ही उन्हें चुन चुन कर मार रही थी। धुंध भरे अंधेरे में सर्द हवाओं पर सवार मिथाइल आइसोसाइनेट गैस शहर के भीतर घुल गई। जो जहां था जैसा था, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, यहां तक कि पशु पक्षी भी सभी मौत के आगोश में समा गए। सरकारी आंकड़ों की माने तो उस रात करीब 4000 लोग इस घटना में मारे गए थे, परंतु हकीकत में यह आंकड़ा 40,000 से भी अधिक था। करीब 5 लाख से अधिक लोग तो ऐसे थे जो इस घटना में जीवित तो बच गए थे, परंतु गैस के प्रभाव ने उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं छोड़ी थी। वे जीवन भर के लिए बीमार या निशक्त हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अपने ही देश, अपने ही समाज और अपनी ही सरकारों से आज भी इन्हें इंसाफ की गुहार है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। 2 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल की एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक से कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी। उन्हें लगा कि कुछ गैस लीक हुई है। उन्होंने देखना शुरू किया कि हुआ क्या है। तभी एक जगह पर उन्हें पाइप में लीकेज दिखाई दिया, जिससे कुछ तरल और एक प्रकार की येलो गैस का रिसाव हो रहा था। यह देखकर एक वर्कर सुमन डे ने इस घटना की जानकारी अपने सुपरवाइजर को दी, लेकिन सुपरवाइजर को एक सामान्य घटना लगी। उसे लगा कि इस तरह के छोटे मोटे लीकेज तो प्लांट में होते रहते हैं। उसने वर्कर्स को कहा कि चलो पहले टी ब्रेक कर लेते हैं और फिर आकर इसे ठीक कर देंगे। तो हर रात की तरह सभी वर्कर्स और सुपरवाइजर अपना टी ब्रेक करते हैं। 12:40 पर जब वो वापस आते हैं, तब तक प्लांट में दुर्गंध काफी बढ़ चुकी थी और सभी की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा और उन्हें तेज खांसी उठने लगी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनसे भारी चूक हो गई है। जिसे वो मामूली रिसाव समझ रहे थे, वो चंद मिनटों में एक भयानक त्रासदी की शक्ल लेने वाला था। भोपाल की जिस फैक्ट्री में यह त्रासदी घटी, वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी थी जो 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी, जो बैटरी, पेस्टिसाइड और रॉकेट फ्यूल बनाती थी। इसके प्रोडक्ट एवर रेडी बैटरी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी थी जिसे भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल के नाम से जाना जाता था, और जिसकी होल्डिंग कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन।
यूसीआईएल में करीब 50.9% हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की थी, तो वहीं 49.1% शेयर होल्डर भारतीय थे। भारत सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी थी। सन 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक प्रकार के इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए जिसका नाम था सेविन। ये वो वक्त था जब हरित क्रांति भारत में अपनी छाप छोड़ चुकी थी। फसलों की पैदावार पहले से कई गुना ज्यादा हो रही थी। साथ ही साथ इन फसलों पर कीटों का खतरा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। यानी भारत कीटनाशकों के लिए एक बड़ा मार्केट बनने को तैयार खड़ा था। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कीटनाशक कंपनी में से एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को अपना सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक सेविन तैयार करने के लिए भारत में स्थापित किया। इस सेविन यानी इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए एक रसायन यानी केमिकल की जरूरत होती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का रसायन होता है। सन 1980 तक इसे विदेश से आयात किया जाता था, जिसमें बहुत लागत आती थी। 1980 में यूनियन कार्बाइड के अधिकारी ये तय करते हैं कि इस केमिकल यानी MIC को भोपाल में ही निर्मित किया जाएगा। सरकार द्वारा भी इन्हें बिना गहन जांच पड़ताल के परमिशन दे दी जाती है और इस तरह भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में MIC को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकारी आदेश के अनुसार इतने खतरनाक रसायन को बनाने के लिए कंपनी को कुछ निर्धारित प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस फॉलो करना अनिवार्य था, परंतु कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। 25 दिसंबर 1981 में फैक्ट्री में एक हादसा हो जाता है जिसमें फैक्ट्री के ही एक वर्कर मोहम्मद अशरफ की फॉस्जीन गैस के संपर्क में आने से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यहाँ की जर्जर व्यवस्था व कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं। 9 जनवरी 1982 को फिर से इस प्लांट में गैस लीक की खबर आती है, जिसके बाद 25 मजदूरों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इस बार अमेरिका से एक टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आती है, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्लांट में मौजूद 30 बड़े खतरों को चिन्हित करती है, जिसमें से 11 खतरे फॉस्जीन और MIC से जुड़े हुए थे। परंतु पहले की तरह इस बार भी यहाँ का मैनेजमेंट इन खतरों को नजरअंदाज कर देता है। ट्रेड यूनियंस भी यहाँ की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करती हैं और अपना विरोध दर्ज कराती हैं, परंतु कंपनी उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई करती है और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बार भोपाल के एक वकील शाहनवाज खान यूसीआईएल के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन यूसीआईएल अपने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर देती है। एक पत्रकार राजकुमार केसवानी कंपनी की कार्यशैली को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पुअर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क और वर्किंग नॉर्म्स आदि को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं और एक चेतावनी दर्ज कराई जाती है। साफ शब्दों में केसवानी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि यूनियन कार्बाइड में किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। भोपाल शहर की लगभग 20% आबादी इसी फैक्ट्री के आसपास रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को नाम दिया था कि ना समझे तो मिट ही जाओगे। केसवानी ने उस समय के चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि केंद्र सरकार सभी को पत्राचार के माध्यम से इस खतरे से अवगत कराने का प्रयास किया था, परंतु उन्हें कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता है। राजकुमार केसवानी ने भविष्य में होने वाले इस घटनाक्रम को जैसे पहले ही भांप लिया था, परंतु अफसोस किसी ने भी उनकी इस बात का यकीन नहीं किया। वो मनहूस काली रात आने से पहले प्लांट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। सूत्रों की माने तो यूसीसी इस प्लांट को बंद करने की फिराक में थी। बंद इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था। माना जाता है कि प्लांट 2 कारणों से पैसा नहीं कमा पा रहा था। पहला ये कि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के कारण सेल में वृद्धि नहीं हो पा रही थी जितनी की सोची गई थी, और दूसरा कारण यह था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। भोपाल में कीटनाशक बनाने की लागत अमेरिका में कीटनाशक बनाने की लागत से 4 गुना ज्यादा थी।
इसलिए कंपनी ने अपने इस प्लांट को भारत में बंद करके कहीं और शिफ्ट करने का फैसला कर लिया था। यानी इस समय यह प्लांट अपने आखिरी दौर में चल रहा था। यही कारण था कि प्लांट का मेंटेनेंस और सुपरविजन ठीक तरह से नहीं हो रहा था। कंपनी में घाटे के चलते वर्कर्स की संख्या भी काफी कम कर दी गई थी। आइए इस घटना के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। फैक्ट्री के अंदर MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। गाइडलाइन के मुताबिक E610 और E611 को 60% ही MIC से भरा जाना चाहिए था और E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना चाहिए था। MIC पानी के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ तक कि हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। इसलिए इन टैंक्स में प्रेशर्ड नाइट्रोजन भरा जाता था जो MIC को स्टेबल रखता था। टैंक के प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलरली चेक किया जाता था। तीनों टैंक्स को 2 पाइप से जोड़ा गया था। एक पाइप से पॉइजनस गैस टैंक से बाहर की जाती थी तो दूसरे से नाइट्रोजन डाली जाती थी। टैंक का प्रेशर कम होने पर इस पाइप से और अधिक नाइट्रोजन टैंक में डाल दी जाती थी। हादसे के बाद हुई जांच में यह पाया गया कि हादसे की रात टैंक E610 और E611 60% के अपने मापदंड से ज्यादा भरे हुए थे। टैंक E619 जो कि पूरी तरह से इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना चाहिए था, उसे भी भर दिया गया था। इस समय MIC के लास्ट बैच का प्रोडक्शन चल रहा था और यही कारण था कि पैसे बचाने के लिए ज्यादा MIC को स्टोर किया जा रहा था। 3 में से 2 टैंक्स का प्रेशर अपने अनुपात से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा एक अलार्म सिस्टम भी लगाया गया था जो टेम्परेचर ज्यादा होने पर बजता था, परंतु वो अलार्म भी खराब था। जिस पाइप से पॉइजनस गैस को निकालकर दूसरे टैंक यानी वेंट गैस स्क्रबर में डाला जाता था और जहां पर उसे नष्ट किया जाता था, उस पाइप के नॉब को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। बदकिस्मती से उस दिन उसे भी बंद कर दिया गया था। एक अन्य सेफ्टी डिवाइस फ्लेयर टावर में गड़बड़ी के कारण उसे भी कुछ दिन पहले मेंटेनेंस के चलते बंद कर दिया गया था। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हादसा होना तय था। राजकुमार केसवानी को यह सब जानकारी पहले से ही थी और यही कारण है कि उन्होंने इस हादसे की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, परंतु अफसोस न कंपनी जागी, न सरकार और न ही जनता। 2 दिसंबर 1984 रात तकरीबन 9 बजे यूनियन कार्बाइड में वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती है। टैंक के पाइप को धोने का काम शुरू किया जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। संयंत्रों को साफ रखना जरूरी होता है क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान प्रदूषण करने वाले पदार्थ भी बन जाते हैं। आमतौर पर ड्रेनेज नोजल इस गंदगी को बाहर निकाल देता है। इस काम में कई घंटे लगते हैं। उस दिन गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई थी। पाइप में पानी डाला जाता है लेकिन पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था। उन्होंने फिल्टर को साफ किया परंतु फिर भी पानी बाहर नहीं निकला। 11 बजे के आसपास वर्कर्स इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को देते हैं, परंतु सुपरवाइजर इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर देता है। दरअसल हुआ ये था कि आमतौर पर पाइप में स्लिप बाइंड नाम की एक चीज लगी होती है जो पानी को टैंक के अंदर जाने से रोकती है, परंतु उस दिन ये स्लिप बाइंड को नहीं लगाया गया था। यह एक बहुत भारी चूक थी जिस कारण पानी टैंक E610 में जा रहा था। पानी के टैंक में पहुंचते ही टैंक में मौजूद MIC रिएक्ट करना शुरू कर देता है। टैंक में प्रेशर बढ़ने लगता है। टैंक में पानी पहुंचने के बावजूद हालात पर काबू पाया जा सकता था। MIC को ठंडा रखा जाना जरूरी होता है, इसलिए इन टैंक्स को कंक्रीट के बंकर में रखा गया था ताकि मध्य भारत की तीखी गर्मी उनका कुछ बिगाड़ ना सके। इसके अलावा इसे ठंडा करने के लिए एक संयंत्र भी लगाया गया था जिसे रेफ्रिजरेशन प्लांट से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन शीर्ष प्रबंधन के फैसले के बाद ये बंद पड़ा था। यह अपने आप में एक आत्मघाती कदम था क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काफ़ी गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम के बंद होने से तबाही के आसार और बढ़ गए। यूनियन कार्बाइड ने अपने ही नियमों को नज़रअंदाज करते हुए एक और सुरक्षा नियम की अनदेखी की थी।
ये टैंक अंडरग्राउंड थे, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कंक्रीट के स्लैब में दरार आ जाती है। टैंक फटने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन वो फटता नहीं है, बल्कि प्रेशर रिलीज वाल्व खुल जाता है। MIC गैस बाहर निकलने लगती है। ये जहरीली गैस पाइप से निकलकर वेंट गैस स्क्रबर में पहुंच जाती है और वहां से ऊपर की तरफ निकलने लगती है। उधर फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने आखिरी सेफ्टी मेजर यानी हॉस पाइप को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे हॉस पाइप से चिमनी से निकलने वाली गैस पर पानी छिड़कना था, जिससे गैस न्यूट्रलाइज हो सके। परंतु जब हॉस पाइप को निकाला गया तो वो इतना लंबा ही नहीं था कि चिमनी तक पहुंच सके। इस तरह यह आखिरी सेफ्टी मेजर भी उस दिन काम नहीं आया। अब उस जहरीली गैस को रोक पाना संभव ही नहीं था। तकरीबन 1 बजे के आसपास यूनियन कार्बाइड का अलार्म बजने लगता है। फैक्ट्री को खाली करा दिया जाता है और कुछ वर्कर्स और सुपरवाइजर एयर टाइट केबिन में चले जाते हैं। दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण गैस का असर संयंत्र पर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में करीब 40 टन MIC भोपाल की हवा में घुल जाती है और एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेती है। लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं। बाकी बचे लोग भागते भागते सड़कों पर, मैदानों में यहाँ वहाँ अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया जाता है, लेकिन समस्या यह थी कि डॉक्टरों को भी इसके इलाज की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है। वे आनन फानन में मरीजों को ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। परंतु ऑक्सीजन और बुरी तरह से रिएक्ट करती है, जिस कारण कई मरीजों की अस्पताल में ही मौत हो जाती है। अगली सुबह सड़कों पर लाशों का अंबार नजर आता है। जहां देखो वहां लाशें ही लाशें। क्या इंसान, क्या जानवर, पुराने भोपाल की गलियां लाशों से पट जाती है। ये सब एक कंपनी की लापरवाही का नतीजा था, जिसका खामियाजा भोपाल और भोपाल के लोग भुगत रहे थे। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस चलाया जाता है। 8 दिसंबर को कंपनी का CEO वॉरेन एंडरसन भारत आता है और उसे यहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके अलावा कंपनी के 2 और अन्य उच्च अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, परंतु पुलिस कस्टडी में रखने की जगह एंडरसन को कंपनी के ही गेस्ट हाउस में रखा जाता है, जहां अगले ही दिन उसे जमानत दे दी जाती है। एक उच्च स्तरीय सरकारी आदेश के बाद उसे चुपचाप से भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर वहां से यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाता है। यूनियन कार्बाइड पर हत्या और नरसंहार का केस चलता है, लेकिन 5 साल के बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है और कंपनी भारत सरकार को $470 मिलियन देकर मामला कोर्ट के बाहर सेटल कर लेती है। 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 मुलाजिमों को इस कृत्य के लिए दोषी पाया जाता है, लेकिन मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ रहने वाले लोग 41 साल पहले हुए इस हादसे को आज तक भुगत रहे हैं। वहीं अपने काले इतिहास की गवाही देती ये फैक्ट्री आज भी उसी हाल में खड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी भोपाल की शान माने जाने वाली है यूनियन कार्बाइड आज वीरान और गुमनाम है। 41 सालों बाद आज भी भोपाल गैस त्रासदी में जीवित बचे लोगों को इंसाफ की दरकार है। किसी ने शायद ठीक ही कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भोपाल गैस त्रासदी पर बनाया वीडियो आपको कैसा लगा, इसके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।